मैं एक इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री समझाई थी, ठीक है। और अब ये जो लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं ये अलग अलग इंग्लिश और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अलग अलग चलेगा। आज जो बेसिक क्लास है ये प्रायिकता का पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज मैंने दोनों माध्यम, इंग्लिश माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम है, दोनों के लिए कॉमन लेक्चर बनाया है और जिसमें मैंने दोनों ही प्रकार की लैंग्वेज को यूज़ किया है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रायिकता, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि प्रायिकता को समझने के लिए किन किन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। There are many different points like that. First one is sample space, random experiment. First point is random experiment. Second point is sample space. Third point is sample point and fourth point is event. यहाँ ये जो चार आपके सामने दिख रहे हैं जिसमें फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग, दूसरा है सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि और तीसरा सैंपल पॉइंट प्रतिदर्श बिंदु और चौथा है इवेंट यानी घटना। ये जो चार शब्द आपके सामने दिख रहे हैं ये चारों शब्दों को पहले समझना बहुत जरूरी है। हम एक एक करके वन बाय वन जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा क्या है। इसके लिए हम एक प्रयोग लेके चलते हैं। यदि मैं डायरेक्ट आपके सामने डेफिनेशन रखूंगा तो वो डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली होकर के आपको इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, अब एक बात बताएं कि आपके पास में मान के चलिए कि एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का आपके पास है और आप फ्रेंड्स आपस में शर्त लगाते हैं कि उस सिक्के में हेड होगा या टेल। आपको पता है कि आप जानते हैं कि जो सिक्का होता है यानी कॉइन, इट हैज टू फ्लैट। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है हेड, कुछ इस तरह से दिखता है हेड, जिसे हम हिंदी में शीर्ष भी कहते हैं, और सेकंड पॉइंट इसका अपोजिट पार्ट आप देखेंगे ये होता है टेल, जिसे हम पुच्छ भी कहते हैं, हेड और टेल। अब यदि एक सिक्के को आप उछालते हैं तो क्या आपको पता होता है कि वो निश्चित रूप से सिक्का जब जमीन पे गिरेगा तो क्या हेड ही आएगा या टेल आएगा? नहीं ना। इसका मतलब ये है, यदि आपको पहले से पता होता तो फिर शर्त लगाते ही क्यों आप, फिर वो जुआ कैसे कहलाता। इसके लिए निश्चित रूप से संभावनाएं एक से अधिक हो। तो सबसे पहली बात है आपके पास ऐसा प्रयोग होना चाहिए जिसमें जो परिणाम प्राप्त हो वो परिणाम की जो संख्या है वो एक से ज्यादा हो। संभावित परिणाम, लेकिन पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं उनकी संख्या एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि एक सिक्के को आप उछाल रहे हैं तो दो कंडीशन आपके पास में, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम ये देखेंगे हेड के लिए मैंने H यूज किया है और टेल के लिए मैंने T यूज किया। तो हेड और टेल कहने का मतलब है यहां आप देख रहे हैं कि कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन, ठीक है। और अब मान लिया कि आपके पास एक प्रयोग है, उसमें कौन सा परिणाम आएगा, इसके लिए जो संभावित परिणाम है एक से अधिक है, ठीक है। अब एक से अधिक है, इसका मतलब आपको कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। नंबर वन कंडीशन लेट्स experiment which has possible result more than 1, जिसके पास जो संभावित परिणाम है उनकी संख्या एक से ज्यादा है। और जब वो प्रयोग संपन्न हो जाए
जब प्रयोग कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सपेरिमेंट, आपको एक परिणाम प्राप्त होगा और वो प्राप्त परिणाम आपके संभावनाओं में से ही एक होना चाहिए। जो प्राप्त परिणाम है वो आपके संभावनाओं में से ही एक होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रयोग है जिसमें संभावित परिणाम एक से ज़्यादा होते हैं। उसका एक निश्चित परिणाम आएगा, लेकिन उस निश्चित परिणाम का पूर्वानुमान नहीं रहता है। पहले से हम गैस नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, और जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तब एक परिणाम प्राप्त होगा जो कि संभावित परिणामों में से ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ यादृच्छिक प्रयोग, ये समझाइश हुई। अब हम देखते हैं कि इस यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। इस डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमने जो अलग अलग बिंदु बताए हैं, इन सारे बिंदुओं को आप एक साथ समेट लें। पहली बात प्रयोग है, सेकंड संभावित परिणाम एक से ज़्यादा है, थर्ड पॉइंट उन संभावित परिणामों में से एक परिणाम आएगा पर उसका पूर्वानुमान नहीं रहता है, और लास्ट पॉइंट है जब प्रयोग संपन्न हो जाए तो जो प्राप्त परिणाम है वो संभावित परिणामों में शामिल होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये प्रयोग जो है वो क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग है यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और अब इसकी डेफिनेशन ये रही आपके सामने। इस डेफिनेशन में आप देखेंगे विभिन्न पहलुओं को इस डेफिनेशन के अंदर लिया गया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट डेफिनेशन में एक प्रयोग हो, सेकंड संभावित परिणाम एक से ज्यादा हो, थर्ड पॉइंट एक निश्चित परिणाम आएगा किंतु उसका पूर्वानुमान नहीं रहता है, फोर्थ पॉइंट प्रयोग संपन्न होने के पश्चात जो प्राप्त परिणाम है वो संभावित परिणामों में शामिल होना चाहिए। तब ऐसे प्रयोग को हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग, कहने का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा सा मैं और एक्सपांड करूं। एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपने जो मैंने आपको अभी एक प्रयोग समझाया है इसमें आपने एक शर्त लगाई है। आप शर्त लगा रहे हैं हेड और टेल आने की। कुछ लोग दावा कर रहे हैं हेड आएगा, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि टेल आएगा। ठीक है। लेकिन अब कल्पना कीजिए यहाँ पैसों का ढेर लगा हुआ है जिसने हेड पे पैसा लगाया है, यहाँ भी पैसों का ढेर आप सभी ने लगाया है, किसी ने टेल पे, किसी को भरोसा हेड पे है, किसी को भरोसा टेल पे। ठीक, क्या आना चाहिए। और यदि कल्पना करें कि एक सिक्का जिसे मैंने इस तरह से उछाला और जैसे ही वो सिक्का ऐसे आए तो ऐसी सिचुएशन में हर किसी को इंतजार होता है कि हेड आया या टेल आया, और हर किसी को उम्मीद होती है कि मैं अब इस पैसे को जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे ही यहां से मैं ये पत्ता खोलता हूं, आप देखें जैसे ही मैंने हाथ हटाया और आप देखेंगे कि बादशाह का पत्ता। लेकिन बात ये आती है कि आपने तो एक सिक्का उछाला था, आपके जो संभावित परिणाम थे वो तो हेड या टेल थे, लेकिन हेड या टेल थे और ये ना हेड आया ना टेल आया। ये तो चीटिंग हुई ना, है कि नहीं? ये तो चीटिंग हुई। अब वो बादशाह आ गया, तो क्या ये संभव है क्या? तो ये प्रयोग जरूर दिख रहा है, लेकिन ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग कहीं से भी ये नहीं है। ये है यादृच्छिक प्रयोग। और अब हम देखेंगे कि एक यादृच्छिक प्रयोग में जितने संभावित परिणाम होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग में जितने संभावित परिणाम होते हैं, उन परिणामों का एक सेट बना हुआ, उन परिणामों का क्या बनाना है आपको? एक सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है। और उस समुच्चय को कहा जाता है प्रतिदर्श
समष्टि यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या है, इंग्लिश में से सैंपल स्पेस कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के संभावित परिणामों को लिया जाता है, यानी किसी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे इंग्लिश में चूंकि सैंपल स्पेस कहते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर एस है इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। तो एस, अगर एक सिक्के की हम बात करते हैं तो एस इज इक्वल टू सर्पाकार कोष्टक में आएगा h, t, जहां h हेड को और t टेल को बताता है। अब हमें यह सीखना पड़ेगा कि यहां कुल स्थितियां कैसे निकालेंगे। तो आपने देखा कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में संभावित परिणामों के समुच्चय को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब हमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं इसकी जानकारी होना चाहिए, और जो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है किस पर, ताश, पासा यानी डाइस, ठीक है। तीसरा क्या है, सिक्का, कॉइन, इन पे डिपेंड है ये सारा का सारा कंसेप्ट। सो अब हम देखेंगे इन तीनों के बारे में सेपरेट डिटेल देखेंगे, और इसमें हम निकालने का प्रयास करेंगे कि सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी। ठीक, इसके लिए हम वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम अब चर्चा करेंगे सिक्के की। अब हम देखते हैं यदि एक सिक्के को यदृच्छा उछालने पर, इसका मतलब है एट रैंडम शब्द यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। एक सिक्के उछालने पर जो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि है S इज इक्वल टू सर्पाकार कोष्टक में H एंड T। NS आप देख रहे हैं, NS का मतलब होता है इसमें अवयवों की संख्या। इसमें आप देखेंगे कि 2 अवयव है, मतलब इस प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की कुल संख्या 2 होगी, ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम 2 सिक्कों को एक साथ लेके चले, हम हाथ में 2 सिक्के रखें और दोनों सिक्कों को हम एक साथ उछालें और वो यदि एट रैंडम नीचे पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों में या तो हेड आएगा HH, इसमें हेड तो इसमें टेल, इसमें हेड तो इसमें टेल, और दोनों में टेल। कुल कितनी कंडीशन होंगी, 4 कंडीशन होंगी। इसलिए 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि निम्न होगी, और इसके लिए हम लिखेंगे S इज इक्वल टू इन ब्रैकेट HH, HT, TH, TT, और इस प्रकार से आप देखेंगे NS इज इक्वल टू 4, यानी इस प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार से हम 3 सिक्के, 4, 5, 6 सिक्के लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूं। यदि आप जितने आप सिक्के लेते हैं तो कुल प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि निश्चित रूप से यदि आपके पास n सिक्के हैं, आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास n कॉइन है तो इसमें जो ns होगा, ns टू दी पावर n, ये होगा आपके पास ns होगा टू दी पावर n, यानी 2 पे आप n की घात लगाएं। अगर आपके पास जैसे एक सिक्का था तो 2 पे कितने की पावर हुई, 1, 2, 1 दैट मीन 2। यदि 2 सिक्के आपके पास हैं तो आप n को क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे ना, तो n टू दी पावर 2 दैट मीन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसी प्रकार से 2 पे पावर है आपका 3 का, 3 सिक्के होंगे, और यदि 3 सिक्के होंगे दैट मीन 2 दी पावर 3, दैट मीन यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, सो यू गेट 8। 8 कंडीशन होंगी, 4 सिक्कों में 16, 5 सिक्कों में 32, ये कंडीशंस आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक सिक्के में कैसे हमने निकाला यहाँ पर, ये आपने देखा। अब हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम अगले पार्ट में लेकर चलेंगे ताश और पासे के बारे में, सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं, और फिर हम चलेंगे इवेंट्स पे, और इवेंट्स के बाद फिर प्रोबेबिलिटी पे। थैंक्स।